हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नीलम अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज हम असंतुलित विकास सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। यह टॉपिक एमए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का पेपर है और इस पेपर की फोर्थ यूनिट में असंतुलित विकास सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। साथ ही यह बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर का भी टॉपिक है। तो आज हम इस असंतुलित विकास सिद्धांत के बारे में विस्तार से जानेंगे कि असंतुलित विकास सिद्धांत क्या है, उसकी नीति क्या है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए, विकास के लिए सुझाव असंतुलित विकास सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। तो असंतुलित विकास सिद्धांत क्या है, इसकी चर्चा करने के पहले हम यह जान लें कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर एल्बर्ट हर्शमैन थे। साथ ही हंस सिंगर, मार्कस फ्लेमिंग, पॉल स्टीटन और रोस्टो इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने विकास की असंतुलित नीति का समर्थन किया। उनका कहना यह था कि असंतुलित विकास एक ऐसी विकास नीति है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश न करके केवल कुछ ही क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर निवेश किया जाता है। इस प्रकार के विकास को ही असंतुलित विकास का नाम दिया जाता है। अर्थात प्राथमिकता के क्षेत्र पर हम किन क्षेत्रों में निवेश करेंगे जिससे कि अर्थव्यवस्था का द्रुत गति से विकास हो। तो असंतुलित विकास नीति के समर्थकों का कहना था कि जो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो आधारभूत क्षेत्र हैं, उनमें हमको पहले विकास करना चाहिए और अन्य क्षेत्रों में स्वतः ही विकास की लहर चलने लगती है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ समग्र विकास करना संभव होता है। इन अर्थशास्त्रियों का मानना यह था कि चूंकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो साधन होते हैं उत्पादन के, उन साधनों की सीमितता पाई जाती है। अर्थात इन देशों में हम देखते हैं या अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह देखने के लिए आता है कि प्राकृतिक साधन होते हैं, लेकिन प्राकृतिक साधनों के विवेकपूर्ण विदोहन की उचित तकनीक इन देशों के पास नहीं होती है। साथ ही श्रम की पर्याप्त मात्रा हालांकि उपलब्ध होती है, लेकिन ये श्रम कैसा होता है हम सभी जानते हैं, अकुशल और अप्रशिक्षित श्रम होता है, जिसके द्वारा उत्पादन को तीव्र गति से बढ़ाना संभव नहीं होता, जिसकी प्रति इकाई उत्पादकता कम होती है। इसी प्रकार से पूंजीगत संसाधनों की बहुत कमी होती है, साहस और तकनीकी ज्ञान की कमी होती है, प्रबंधकीय ज्ञान की कमी होती है। तो इस प्रकार अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौती यह होती है कि इन सीमित संसाधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास करना संभव हो सके, ऐसी कौन सी विकास नीति को अपनाया जाए। तो असंतुलित विकास नीति के समर्थकों के द्वारा इसके लिए असंतुलित विकास नीति का प्रतिपादन किया गया और यह बताया गया कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में सभी क्षेत्रों में एक साथ विनियोग यदि नहीं किया जाता है, निवेश नहीं किया जाता है, पूंजी नहीं लगाई जाती है और केवल कुछ क्षेत्रों को, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ही प्राथमिकता के आधार पर निवेश के दायरे में लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का विकास तीव्र गति से करना संभव होता है बिना किसी बाधा के। इसके साथ ही असंतुलित विकास की नीति के समर्थकों का यह मानना है कि असंतुलित विकास इतिहास सम्मत है। अर्थात जो आज की विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्होंने असंतुलित विकास की नीति को अपनाकर ही विकास किया है। आज वो जिस अवस्था में हैं, उन्होंने असंतुलित विकास के माध्यम से ही उस अवस्था को प्राप्त किया है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि असंतुलित विकास के अनुसार विकास क्या है। असंतुलित विकास नीति के अनुसार विकास असंतुलनों की एक श्रृंखला है। असंतुलनों की श्रृंखला का तात्पर्य है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में असंतुलित विकास नीति के द्वारा असंतुलनों को उत्पन्न किया जाता है। यह श्रृंखला अर्थव्यवस्था में असंतुलनों को जीवित रखती है, अर्थात असंतुलनों को निरंतर बनाए रखती है। और इससे होता क्या है, इन असंतुलनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों से अनुगामी क्षेत्रों को
एक उद्योग से दूसरे उद्योग को एवं एक फर्म से दूसरी फर्म को विकास का संचार होता रहता है, ऐसा एल्बर्ट हर्शमैन का कहना है। तो इस प्रकार एल्बर्ट हर्शमैन ने विकास को असंतुलनों की श्रृंखला बताया है और उनके अनुसार असंतुलित विकास के द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विकास का संचार होता रहता है और इस प्रकार इस संचारी प्रक्रिया के माध्यम से अर्थव्यवस्था विकास की दिशा में आगे बढ़ती है। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि चूंकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के पास साधन बहुत सीमित मात्रा में होते हैं, उत्पादन के सभी साधन उनके पास सीमित मात्रा में होते हैं, इसलिए ये संभव नहीं हो पाता कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में इन सीमित संसाधनों से सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास किया जाए, सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाए। तो असंतुलित विकास के अर्थशास्त्रियों के द्वारा असंतुलित विकास के दो संभावित मार्गों की व्याख्या की गई है, जिन्हें असंतुलित विकास के मार्गों की संज्ञा दी जाती है। असंतुलित विकास के मार्ग से हमारा तात्पर्य है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रारंभिक निवेश का क्रम क्या होना चाहिए, या अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश के कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं और किस विकल्प को हम अपनाकर अर्थव्यवस्था का विकास सही तरीके से या तीव्र गति से कर सकते हैं। तो यदि असंतुलित विकास के मार्गों की हम चर्चा करें, निवेश के विकल्पों के बारे में विचार करें, तो यह कह सकते हैं कि निवेश के दो विकल्प हो सकते हैं या असंतुलित विकास के दो मार्ग हो सकते हैं। पहला मार्ग होता है सामाजिक ऊपरी पूंजी के विकास के द्वारा अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं का विकास करना, या सामाजिक ऊपरी पूंजी में निवेश के द्वारा विकास का मार्ग। सामाजिक ऊपरी पूंजी का हम एक बार अर्थ जान लेते हैं। सामाजिक ऊपरी पूंजी या अधोसंरचना किसे कहा जाता है? सामाजिक ऊपरी पूंजी सोशल ओवरहेड कैपिटल, जिसे हम अपनी चर्चा में आगे SOC के नाम से जानेंगे, सोशल ओवरहेड कैपिटल अर्थात SOC। SOC या सामाजिक ऊपरी पूंजी वे अधोसंरचनात्मक सुविधाएं होती हैं जो कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों के संचालन के लिए आवश्यक सुविधाओं के रूप में विस्तारित की जाती हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार के बैंकों की स्थापना की जाती है। चूंकि बैंक उद्योगों के लिए साख का सृजन करते हैं, इसलिए बैंकों का होना अत्यधिक अनिवार्य है। परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे कि सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन इत्यादि का विस्तार करना, शक्ति के विभिन्न साधनों का विस्तार करना, ऊर्जा के साधनों का विकास करना, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना ताकि कृषि क्षेत्र तीव्र गति से विकास करे। तो इस प्रकार इन विभिन्न सुविधाओं का विस्तार करना ही अधोसंरचनात्मक विकास या सामाजिक ऊपरी पूंजी का विकास कहलाता है। इसके अंतर्गत वे समस्त आधारभूत सेवाएं शामिल होती हैं जिनके बिना प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादन क्रियाएं नहीं चल पाती हैं। तो इस प्रकार असंतुलित विकास के सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया है कि सीमित पूंजी या सीमित संसाधनों के आधार पर निवेश के इस प्रथम विकल्प का चुनाव किया जा सकता है या असंतुलित विकास के प्रथम मार्ग का चुनाव किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत हम प्रारंभिक अवस्था में सामाजिक ऊपरी पूंजी पर या आधारभूत अधोसंरचना पर निवेश करते हैं और जब ये सुविधाएं पर्याप्त विस्तारित हो जाती हैं तो इन सुविधाओं के अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने के कारण, विस्तार होने के कारण लाभ की प्रत्याशाएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात उद्योग धंधों को निवेश की प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों की स्थापना होती है और अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और रोजगार का स्तर बढ़ता है, अर्थात आर्थिक विकास की क्रिया को गति मिलती है। अब हम दूसरे मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। असंतुलित विकास का दूसरा मार्ग है प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं के माध्यम से विकास का मार्ग, अर्थात यह निवेश का द्वितीय विकल्प हो सकता है। प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं क्या होती हैं? प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं का मतलब है डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के कार्य से संबंधित होती हैं, जिसमें निर्माणी उद्योग को शामिल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करने वाले जो उद्योग होते हैं, जिनको कि हम निर्माणी उद्योग बोलते हैं, इन निर्माणी उद्योगों का विस्तार
प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब यदि इन प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में पहले हम पूंजी का निवेश करें तो अर्थव्यवस्था में इस निवेश के फलस्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग धंधों की स्थापना हो जाती है। अब उद्योग धंधों को लाभ प्रदान करने के लिए या उनको आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के दबाव अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होते हैं। इन दबावों के कारण फिर अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना आवश्यक हो जाता है, जिन्हें कि हम सामाजिक ऊपरी पूंजी या आधारभूत अधोसंरचना के नाम से जानते हैं। तो जब प्रथम अवस्था में या प्रारंभिक अवस्था में प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में पूंजी का निवेश किया जाता है, विभिन्न प्रकार के निर्माणी उद्योगों की स्थापना की जाती है, तो उनको आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए फिर सामाजिक ऊपरी पूंजी का विस्तार होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि असंतुलित विकास के दो मार्ग हो सकते हैं, या निवेश के क्रम हम दो प्रकार से अर्थव्यवस्था में अपना सकते हैं, या हम निवेश के दो विकल्प में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। या तो पहले सामाजिक ऊपरी पूंजी के द्वारा विकास के मार्ग को अपनाया जाए, या दूसरे विकल्प का चुनाव किया जाए जिसके अंतर्गत पहले प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं का विस्तार किया जाता है और बाद में फिर सामाजिक ऊपरी पूंजी का स्वतः विकास होता है। तो इस प्रकार ये दो विकास के मार्ग असंतुलित विकास नीति के अंतर्गत बताए गए हैं। अब इस असंतुलित विकास की नीति के अंतर्गत जो दो विकास मार्ग अभी हमने देखे, उनका रेखा चित्रीय निरूपण भी किया जा सकता है। रेखा चित्र के माध्यम से भी हम यह जान सकते हैं, यह समझ सकते हैं अधिक अच्छे प्रकार से कि निवेश के इन दो विकल्पों के माध्यम से या इन दो विकास मार्गों के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास कैसे तीव्र गति से किया जा सकता है। यह हम देख रहे हैं कि OX क्षैतिज अक्ष पर SOC कॉस्ट को दर्शाया गया है, सामाजिक ऊपरी पूंजी में निवेश को दर्शाया गया है, जिसे हम SOC निवेश कहते हैं। रेखा चित्र के OY अनुलंब अक्ष पर DPA कॉस्ट को अर्थात डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज अर्थात प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं की कॉस्ट को या DPA निवेश को दर्शाया गया है। अब इस रेखा चित्र में A1, B, B1 और C, C1 तीन समुत्पाद वक्र हैं। इन तीन समुत्पाद वक्रों के प्रत्येक बिंदु पर SOC निवेश अर्थात सामाजिक ऊपरी पूंजी निवेश और DPA अर्थात डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के निवेश के विभिन्न संयोगों को दर्शाया गया है। अर्थात ये समुत्पाद वक्र SOC और DPA में किए गए निवेशों के अनुकूलतम संयोगों को या भिन्न भिन्न संयोगों को दर्शाने वाले वक्र हैं। इसके साथ ही प्रत्येक दाईं ओर का समुत्पाद वक्र बाईं ओर के समुत्पाद वक्र की तुलना में, जैसे BB1 समुत्पाद वक्र AA1 समुत्पाद वक्र की तुलना में और CC1 समुत्पाद वक्र BB1 समुत्पाद वक्र की तुलना में अपेक्षाकृत ऊंची राष्ट्रीय आय के स्तर को दर्शाता है। अर्थात जैसे जैसे हम समुत्पाद वक्रों पर दाहिनी ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे अपेक्षाकृत दाहिनी ओर का जो समुत्पाद वक्र है वो राष्ट्रीय आय के ऊंचे स्तर को बताता है। इसके साथ ही रेखा चित्र के मूल बिंदु O से 45 अंश की एक रेखा खींची गई है। यह रेखा सभी समुत्पाद वक्रों के अनुकूलतम बिंदुओं को दर्शाती है। साथ ही यह समुत्पाद वक्र रेखा संतुलित वृद्धि को भी दर्शाती है। अर्थात इस रेखा के जितने भी बिंदु हैं A, B और C, ये सभी बिंदु संतुलित वृद्धि को दर्शाने वाले बिंदु हैं। अर्थात DPA और SOC एक दूसरे के बराबर हैं इस रेखा पर। तो इस प्रकार हमने देखा कि समुत्पाद वक्र राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्तरों को बताने वाले वक्र हैं, जो कि SOC और DPA निवेश के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करते हैं।
और 45 अंश की रेखा संतुलित वृद्धि की रेखा है, जो डीपीए और एसओसी निवेश के संतुलन को बताती है, डीपीए और एसओसी के अनुकूलतम बिंदुओं को प्रदर्शित करती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ दो रेखा मार्गों का अनुसरण करके अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है, अर्थात निवेश के दो विकल्प हैं। क्षैतिज अक्ष के समानांतर एसओसी निवेश है, जिसका रेखा मार्ग A1, B, B2 और C इस प्रकार से है। यदि अर्थव्यवस्था इस निवेश के प्रथम विकल्प एसओसी निवेश के द्वारा विकास के मार्ग को अपनाती है, तो A1, B, B2, C रेखा मार्ग का अनुसरण करके विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी। दूसरा विकल्प हमारे पास डीपीए निवेश का है। यदि डीपीए में निवेश के द्वारा विकास मार्ग अर्थव्यवस्था अपनाती है, तो वह A, B, C1, C रेखा मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ेगी। तो हम सबसे पहले प्रथम विकल्प के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम विकल्प हमारा है एसओसी निवेश का विकल्प। एसओसी निवेश के विकास मार्ग द्वारा अर्थव्यवस्था कैसे विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ती है, इसे हम देखेंगे। मान लीजिए सबसे पहले A1 के बराबर सामाजिक ऊपरी पूंजी का विस्तार किया जाता है, या सामाजिक ऊपरी पूंजी में निवेश A1 के बराबर किया जाता है। अब जब सामाजिक ऊपरी पूंजी में निवेश किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार होगा। हम जानते हैं कि अधोसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे ही अर्थव्यवस्था में बढ़ती हैं, इनसे निवेश प्रेरणाएं उद्योगों के लिए उत्पन्न होती हैं। उद्योगों को निवेश की प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, उनको लाभ प्रत्याशाओं की प्राप्ति होती है। इन लाभ प्रत्याशाओं या निवेश प्रेरणाओं से प्रेरित होकर जो विभिन्न उद्योग धंधे हैं वो सामने आने लगते हैं, अर्थात डीपीए निवेश किया जाने लगता है, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में निवेश किया जाने लगता है, और यह निवेश A से B1 की ओर होने लगता है। और यह क्रम तब तक ही चलता है जब तक कि हम B बिंदु पर नहीं पहुंच जाते, या अर्थव्यवस्था B बिंदु पर नहीं पहुंच जाती। यहाँ पर हम देखेंगे कि B बिंदु A बिंदु की तुलना में उच्च संतुलन का बिंदु है, जो कि B1 समुत्पाद वक्र पर स्थित है। B1 समुत्पाद वक्र का B बिंदु A1 अपेक्षाकृत नीचे समुत्पाद वक्र के A बिंदु की तुलना में ऊंची राष्ट्रीय आय के स्तर को बताता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय के स्तर में वृद्धि हो गई, हमने देखा। इसी प्रकार से यदि राष्ट्रीय आय की वृद्धि से प्रेरित होकर सरकार एसओसी में और निवेश बढ़ाती है, अर्थव्यवस्था के विकास से प्रेरित होकर सरकार एसओसी में निवेश को और बढ़ाती है, यह निवेश दूसरी अवस्था में B से बढ़कर B2 के बराबर हो जाता है, तो पुनः लाभ प्रेरणाओं के कारण, निवेश संबंधी प्रेरणाओं के कारण डीपीए में निवेश बढ़ता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में और उद्योग धंधों की स्थापना होने लगती है, क्योंकि आधारभूत सुविधाएं उद्योगों को मिलने लगती हैं। इससे डीपीए में भी निवेश B से बढ़ते बढ़ते C1 की तरफ जाने लगता है, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि हम C बिंदु पर नहीं पहुंच जाते। तो अर्थव्यवस्था पुनः एसओसी के माध्यम से डीपीए निवेश के फलस्वरूप संतुलन बिंदु C पर पहुंच जाती है। C संतुलन का बिंदु B संतुलन के बिंदु से ऊंचे समुत्पाद वक्र पर स्थित है। इससे हम यह कह सकते हैं कि इससे राष्ट्रीय आय में पुनः वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हमने प्रथम रेखा मार्ग का अनुसरण करते हुए निवेश के प्रथम क्रम को अपनाकर, निवेश के प्रथम विकल्प को चुनकर, या असंतुलित विकास के प्रथम मार्ग का अनुसरण करके, जो कि A1, B, B2, C एसओसी में निवेश का मार्ग है, उसको अपनाकर अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है। और हमने ये भी देखा कि एसओसी में निवेश जब किया जाता है तो लाभ प्रेरणाओं के बढ़ने के कारण डीपीए में स्वतः ही निवेश भी बढ़ता है, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था संतुलित वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ती है। अब हम दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे, या असंतुलित विकास का जो दूसरा मार्ग है उस पर विचार करेंगे। जब अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में पहले निवेश किया जाता है, अर्थात निवेश के माध्यम से उद्योग धंधों का विस्तार किया जाता है, तो यह निवेश A से बढ़ते बढ़ते B1 पर पहुंचता है।
अब जब प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में ए से B1 की ओर निवेश किया जाता है, तो जब उद्योग धंधों का विस्तार होता है तो उन उद्योग धंधों को सुविधाएं प्रदान करना सरकार का दायित्व होता है। तो इसके लिए सरकार को प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में निवेश के कारण या उद्योग धंधों में विस्तार के कारण सामाजिक ऊपरी पूंजी में भी निवेश करना पड़ता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में विभिन्न आधारभूत सुविधाओं का विकास करना पड़ता है। इस दबाव के कारण सामाजिक ऊपरी पूंजी में निवेश ए से A1 की ओर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे फिर दोनों का संतुलन बी बिंदु पर हो जाता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था ए बिंदु से बढ़कर बी बिंदु की ओर चली जाती है और ए से बी की ओर अर्थव्यवस्था का चलन राष्ट्रीय आय में वृद्धि को बताता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि विकास का सूचक होती है और अर्थव्यवस्था विकास की क्रिया में आगे बढ़ती है। अब एसओसी के विस्तार से फिर लाभ प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्न प्रकार की निवेश प्रेरणाएं उद्योगों को प्राप्त होती हैं, जिससे प्रेरित होकर वे पुनः निवेश बढ़ाते हैं और निवेश बी से C1 की ओर बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि बी से C1 की ओर गमन अर्थव्यवस्था को अपेक्षाकृत उच्च समुत्पाद वक्र की ओर ले जाता है, जो कि C1 है, और इस समुत्पाद वक्र के किसी भी बिंदु को अर्थव्यवस्था चुन सकती है। इसलिए और अधिक विकास करके C1 से C की ओर अर्थव्यवस्था आने लगती है और जब इस प्रत्यक्ष उत्पादक क्रिया के विस्तार के कारण उसमें निवेश बढ़ने के कारण फिर अर्थव्यवस्था में सामाजिक ऊपरी पूंजी का विस्तार करने का दबाव उत्पन्न होता है। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उद्योगों को प्रदान करनी पड़ती हैं सरकार के द्वारा। इससे फिर इस दबाव के कारण बी से B2 की ओर सामाजिक ऊपरी पूंजी का विस्तार होने लगता है और अंततः सामाजिक ऊपरी पूंजी और डीपीए निवेश का संतुलन जाकर सी बिंदु पर होता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था बी से पुनः उच्च संतुलन बिंदु सी की ओर प्रस्थापित हो जाती है, जो कि बी की तुलना में उच्च संतुलन का बिंदु है। बी बिंदु B1 समुत्पाद वक्र का बिंदु है, जबकि सी बिंदु C1 समुत्पाद वक्र का बिंदु है, जो कि उच्च संतुलन का बिंदु है, जहां पर अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार बढ़ जाता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था विकास के उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि डीपीए में यदि निवेश प्रारंभिक अवस्था में किया जाता है तो अर्थव्यवस्था A, B1, B, C1, C रेखा मार्ग का अनुसरण करती है। क्योंकि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं का विस्तार कर रही है, उसके कारण दबावों के फलस्वरूप एसओसी का विस्तार भी होता है। तो हमने दोनों विकास मार्ग देखे। एसओसी का विकास मार्ग, एसओसी में निवेश का विकास मार्ग प्रथम मार्ग है, A1, B, B2, C के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। डीपीए में प्रारंभिक निवेश का द्वितीय विकास मार्ग है, द्वितीय विकल्प है, जो कि A, B1, B, C1, C रेखा मार्ग का अनुसरण करता है। चाहे हम किसी भी विकल्प का चुनाव करें, अर्थव्यवस्था दोनों ही मार्गों से विकास की दिशा में आगे बढ़ती है। यह हमने इस रेखा चित्र के माध्यम से देखा। अब हर्षमैन जो थे उनका कहना यह था कि निवेश के दोनों ही विकल्प हो सकते हैं, दोनों ही विकास के मार्ग हैं जिनके माध्यम से असंतुलित विकास होता है और अर्थव्यवस्था विकास के मार्ग पर आगे बढ़ती है। फिर भी हर्षमैन का सुझाव ये था कि जो विकास का प्रथम मार्ग है अर्थात एसओसी के निवेश का मार्ग, वह अधिक निर्विघ्न, सपाट, आत्म चलित या आत्म प्रणोदी अनुक्रम माना जा सकता है, जबकि द्वितीय मार्ग जो डीपीए के निवेश का मार्ग है वह अव्यवस्थित विवशताकारी अनुक्रम है, क्योंकि डीपीए के निवेश होने से अर्थव्यवस्था में विवशता पूर्वक एसओसी का विस्तार करना पड़ता है, जबकि एसओसी में निवेश का जो प्रथम मार्ग है वो आत्म प्रणोदी अनुक्रम माना जाता है, क्योंकि उसमें निवेश की प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार प्रथम मार्ग का अनुसरण करने का सुझाव
हर्षमैन ने असंतुलित विकास की नीति के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अब हम यह देखेंगे कि हर्षमैन ने अपने असंतुलित विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया कि असंतुलन का अधिकतम प्रभावशाली ढंग क्या हो सकता है। इसके अंतर्गत हर्षमैन ने ये चर्चा की कि अर्थव्यवस्था में जो उद्योग स्थापित होते हैं, जहां हम बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश करते हैं, तो इन उद्योगों के दो प्रकार के प्रभाव अर्थव्यवस्था पर उत्पन्न हो सकते हैं। प्रथम को उन्होंने आगामी अनुबंधन प्रभाव का नाम दिया, अर्थात FLE फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट, आगामी अनुबंधन प्रभाव। अर्थात आगामी अनुबंधन प्रभाव से तात्पर्य उस प्रभाव से है जबकि अर्थव्यवस्था में ऐसे उद्योगों की स्थापना होती है जिन उद्योगों के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में अन्य उद्योग प्रयुक्त करते हैं। इसको किसी भी उद्योग का आगामी अनुबंधन प्रभाव कहा जाता है, फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट। दूसरा प्रभाव उन्होंने ये बताया उद्योगों का, जो कि है अधोगामी अनुबंधन प्रभाव। अधोगामी अनुबंधन प्रभाव को उन्होंने नाम दिया BLE, अर्थात बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट। अधोगामी अनुबंधन प्रभाव का तात्पर्य यह है कि ऐसा प्रभाव जिसके अधोगामी प्रभाव पड़ते हैं, अर्थात अधोगामी प्रभाव का मतलब यह है कि ऐसे उद्योग जिनके की जो कि विभिन्न अन्य उद्योगों के कच्चे माल का प्रयोग अपने उत्पादन प्रक्रिया के दौरान करते हैं, उसे उद्योगों का अधोगामी अनुबंधन प्रभाव कहा जाता है। अब यदि दोनों प्रभावों को हम मिला दें, अर्थात उद्योगों के दोनों मिलाकर यदि प्रभाव को देखें, तो उसे कहा जाता है कुल अनुबंधन प्रभाव, अर्थात जिसमें आगामी अनुबंधन प्रभाव भी शामिल होता है और अधोगामी अनुबंधन प्रभाव भी शामिल होता है। दोनों प्रकार के प्रभावों को मिला दें तो इसे कहा जाता है कुल अनुबंधन प्रभाव, TLE, टोटल लिंकेज इफेक्ट। जो आगामी अनुबंधन प्रभाव है, हमने देखा कि आगामी अनुबंधन प्रभाव के कारण उत्पादन की आगामी अवस्थाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, जबकि अधोगामी अनुबंधन प्रभाव के अंतर्गत उत्पादन की प्रारंभिक या पिछली अवस्थाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। हर्षमैन ने अपने सिद्धांत में यह सुझाव प्रस्तुत किया कि हमें ऐसे उद्योगों की स्थापना पर ध्यान देना चाहिए जिनका कुल अनुबंधन प्रभाव अधिक हो, अर्थात जिनका आगामी अनुबंधन प्रभाव भी अधिक हो और अधोगामी अनुबंधन प्रभाव भी अधिक हो, अर्थात उनमें निवेश के कारण उत्पादन की आगामी अवस्थाओं में भी निवेश को प्रोत्साहन मिले और उत्पादन की प्रारंभिक या पिछली अवस्थाओं में निवेश को भी प्रोत्साहन मिले, अर्थात उनका कुल अनुबंधन प्रभाव अधिकतम हो। उन्होंने उदाहरण के तौर पर इसके लिए लोहा इस्पात उद्योग को बताया। लोहा इस्पात उद्योग ऐसा होता है जिसका कि कुल अनुबंधन प्रभाव अधिकतम होता है, अर्थात उससे उत्पादन की आगामी अवस्थाओं में भी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादन की प्रारंभिक अवस्थाओं में भी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन केवल ऐसे उद्योग कुछ ही उद्योग होते हैं, जबकि हमें बहुत सारे उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पड़ती है। तो हर्षमैन ने यह बताया कि अंतिम उद्योगों की स्थापना पहले की जानी चाहिए, अर्थात ऐसे उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए जिनका अधोगामी अनुबंधन प्रभाव अधिक हो, क्योंकि ऐसे उद्योगों की स्थापना यदि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में बहुत सारे उद्योगों की स्थापना एक साथ होती है। प्राथमिक वस्तुओं के उद्योगों का, मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योगों का अर्थव्यवस्था में विस्तार होता है, जिसके लिए आवश्यक साधन अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार हर्षमैन ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि हमें उद्योग की स्थापना के पूर्व या किसी परियोजना के प्रारंभ के पूर्व इस बात पर भी पर्याप्त विचार कर लेना चाहिए कि किसी उद्योग का या परियोजना का आगामी अनुबंधन प्रभाव और अधोगामी अनुबंधन प्रभाव, अर्थात FLE और BLE या दोनों का योग TLE, कुल अनुबंधन प्रभाव किस प्रकार का है, उसके पर्याप्त विचार करके ही हमें
उसके बारे में पर्याप्त विचार करके ही हमें किसी भी परियोजना में निवेश का निर्णय लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारे संसाधनों का अधिक से अधिक विवेकपूर्ण उपयोग होगा और अमितव्ययता उत्पन्न नहीं होगी। कम साधनों के आधार पर, सीमित साधनों के आधार पर हम अधिक से अधिक विकास करने में सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास का जो मार्ग है वह अनियमित वृद्धि का मार्ग है, असंतुलित वृद्धि का मार्ग है, जिसमें नियमित रूप से वृद्धि नहीं होती है। चूंकि विकास की प्रक्रिया लंबी चलती है, दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव के क्रम आते रहते हैं। इसलिए आर्थिक विकास को अनियमित वृद्धि का मार्ग कहा जाता है। दबावों, प्रोत्साहनों और बाध्यताओं के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पुनः संतुलन की स्थापना करना संभव होता है। इसलिए हर्षमैन ने यह कहा, अन्य समर्थक अर्थशास्त्रियों, सिंगर इत्यादि का यह मानना था कि आर्थिक विकास का उत्तम ढंग असंतुलित विकास का ढंग है। इससे शनय शनय अर्थव्यवस्था असंतुलित वृद्धि से संतुलित वृद्धि की ओर आगे बढ़ती है। प्रारंभिक अवस्था में हमको असंतुलित विकास की नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत सीमित मात्रा में होते हैं, और उसके बाद जब एक बार अर्थव्यवस्था में गति आ जाती है तो फिर हम संतुलित विकास की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार इस नीति के समर्थक अर्थशास्त्रियों का मानना था कि असंतुलित विकास साधन है, जबकि संतुलित विकास साध्य है। विकास के साधन के रूप में, अर्थव्यवस्था के विकास के साधन के रूप में हम असंतुलित विकास की नीति को अपनाकर संतुलित विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था का कम साधनों, सीमित साधनों के आधार पर, यानी अपनी सीमितता के आधार पर हम अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास कर सकते हैं और विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। यही सिद्धांत हर्षमैन और उनके समर्थकों के द्वारा असंतुलित विकास सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने एक नीति के रूप में इसको अपनाया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव, ऐसा विचार अपना प्रस्तुत किया। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आशा है आपको असंतुलित विकास का सिद्धांत समझ में आया होगा। धन्यवाद।